अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एनी फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पर एक वर्ड का इजाफा हुआ है, विच इज एब्सोल्यूट। तो टॉपिक का नाम क्या है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। Absolute gravitational potential energy of an object at a certain position is the amount of work done by the gravitational force in displacing the object from that point to infinity where the force of gravity becomes zero। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? Absolute gravitational potential energy at a certain point is the amount of work done by the gravitational force in displacing the object from that point to infinity where the force of gravity becomes zero। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर दिस मार्कर। इस मार्कर को मैं जमीन में या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक पहुंचाना चाहता हूं, तो क्या ये मार्कर खुद ब खुद अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस मार्कर के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, जिस वर्क डन की वजह से ये मार्कर इस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां पर ग्रेविटी की फोर्स जीरो के इक्वल हो जाती है। तो यहां पर लास्ट पर मेंशन है, infinite point is the point where the force of gravity becomes equal to zero। तो स्टूडेंट्स, आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को देखा। अब स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करना है, विच इज U इज इक्वल टू, U हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम आवर आर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक डायग्राम बनाएंगे।
Let's consider, students, this is earth and this is the center of the earth. और जमीन के सेंटर से जमीन की सरफेस तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू r, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल पॉइंट n, जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं, एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट 1. अब हम पॉइंट 1 से एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस है स्मॉल m, हम उसको उठाकर डिस्प्लेस करवा के पॉइंट n तक लेकर जाना चाहेंगे. पॉइंट n वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? 0. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इस फॉर्मूले के होने के बावजूद हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की जरूरत क्यों पेश आती है? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्मूले को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. लेकिन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर किसी ऐसे पॉइंट से जो कि जमीन की सरफेस के बिल्कुल करीब है, वहां से एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं टू द इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 होगी. तो यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से, अब जैसे कि आपको मालूम है फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू Gmm आवर r². अब आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा करते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट तो ना रही, इसीलिए हम यहां पर यह फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो फिर हम करेंगे क्या? हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 से जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे पॉइंट n तक, तो यहां पर भी डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम पॉइंट 1 से पॉइंट n तक के टोटल डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में, स्मॉल डिस्टेंसेस में ब्रेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड सो ऑन. लास्ट पॉइंट से पहले वाला पॉइंट क्या होगा? n-1. कि अगर n 100th पॉइंट है, 100वां हिस्सा है, तो उससे पहले वाला पॉइंट क्या होगा? 99. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने अपने टोटल डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है. 3 और n-1 के दरमियान भी नंबर ऑफ पैचेस आएंगे. तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग वाले टॉपिक में किया था कि हमने अपने टोटल डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था, ताकि हर एक स्मॉल पैच में फोर्स की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम को कंप्लीट करें, जैसा कि आप देख सकते हैं जमीन के सेंटर से जमीन की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू कैपिटल R, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट का जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है, लेट कंसीडर इट इज इक्वल टू R1. एंड स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 का जो जमीन के सेंटर से डिस्टेंस है, लेट कंसीडर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू R2. नाउ स्टूडेंट्स, इन स्मॉल पैचेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है? मींस 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सिमिलरली n-1 और n के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू डेल्टा R.
एंड स्टूडेंट्स यहां पर हम एक और डिस्टेंस कंसीडर करेंगे विच इज आर। आर क्या है स्टूडेंट्स? आर है इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर पॉइंट से जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब हम इस डायग्राम की मदद से इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, देन हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डायग्राम में आपने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी बताई हैं कि किस तरह से हमने पॉइंट 1 से पॉइंट n तक के टोटल डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट का ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस है r1, सेकंड पॉइंट का ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस है r2, और इन दोनों पैचेस के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा r। सिमिलरली 2 और 3 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा r। 3 और 4 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा r। नाउ स्टूडेंट्स r को डिफाइन करेंगे आप। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एज जैसा कि हमने r को डिफाइन किया है, r इज द डिस्टेंस जो कि किसके इक्वल आएगा? r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम एवरेज डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह हमें r1 की वैल्यू मालूम हो, r2 की वैल्यू मालूम हो, तो इन दोनों की एवरेज किसके इक्वल होगी? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा r किसके इक्वल होगा, अगर हमें r1 और r2 की वैल्यू मालूम हो, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर r2 में से मैं r1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी? डेल्टा r। तो स्टूडेंट्स डेल्टा r किसके इक्वल होगा? r2 माइनस r1। और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम r2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, r1 जो कि यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल की लेफ्ट साइड पर जाने से ये ऐड होगा, तो r2 किसके इक्वल आएगा? डेल्टा r प्लस r1। नाउ स्टूडेंट्स r2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स r2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से r2 इज इक्वल टू डेल्टा r प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं r1 प्लस r1 2 टाइम्स r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं बारी बारी डिवाइड करूं, मींस 2 को दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में लिखूं, तो ये आएगा 2 टाइम्स r1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल होगा, तो r की वैल्यू आएगी r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये सारी कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें टोटल वर्क डन चाहिए फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट n। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, देन वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 2 टू 3। इन तमाम इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद इनको ऐड करेंगे ताकि टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वर्क डन यानी कि फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? फर्स्ट वर्क डन इक्वल होगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, it will be equal to the dot product of force and displacement. It means that
कि वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो फोर्स हम कौन सी यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इट इज इक्वल टू डेल्टा आर। लेकिन स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं आर स्क्वेयर की वैल्यू मौजूद है। हम यहां से आर स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। फाइनली इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन आर स्क्वेयर की वैल्यू को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ताकि हम फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने जस्ट क्या लेना है? दोनों तरफ स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। नाउ स्टूडेंट्स R1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? R1 के स्क्वायर के। यहां पर स्टूडेंट्स डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल वैल्यू को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेंगे, मींस कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 से लेस देन है, तो ऐसी वैल्यू को जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपका आंसर मजीद स्मॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे वैल्यू फर्दर स्मॉल हो जाएगी, इसलिए हमने इस टर्म को क्या कर दिया? इग्नोर। 2 से कैंसिल होगा और साथ हम क्या लिखेंगे? प्लस R1 इंटू डेल्टा आर। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं डेल्टा आर की वैल्यू किसके इक्वल है? डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब हम यहां पर डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स डेल्टा आर की वैल्यू है R2 माइनस R1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स R1 स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। R1 मल्टीप्लाई बाय R2 हम लिखेंगे R1 टाइम्स R2 प्लस माइनस माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय R1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कैंसिल होगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई है? R1 मल्टीप्लाई बाय R2। नाउ स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ जैसा कि हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज इक्वल टू G(m)m आवर आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई है? R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा? G(m)m डिवाइडेड बाय R1 R2। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। इस फॉर्मूले को हम इस वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे ताकि हम फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डॉट को रिमूव करेंगे, FD cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू है G(m)m डिवाइडेड बाय R1 R2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इट इज इक्वल टू डेल्टा आर।
एंड स्टूडेंट्स अगर cos थीटा की बात की जाए तो स्टूडेंट्स एंगल क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोस थीटा की जगह आएगा 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कोस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने से हमारे फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 विल बी इक्वल टू GMM मल्टीप्लाई बाय डेल्टा R डिवाइडेड बाय R1 R2। और स्टूडेंट्स cos 180 की जब हमने वैल्यू पुट की तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 विल बी इक्वल टू -GMM। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हम डेल्टा R की वैल्यू पुट करेंगे विच विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर को बारी बारी डिवाइड करें, मींस हम लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं R2 R2 से कैंसिल होगा, R1 R1 से कैंसिल होगा, तो फाइनली फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू आएगी -GMM इंटू 1 आवर R1 माइनस 1 आवर R2। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन करेगी फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, इट इज इक्वल टू -GMM इंटू 1 आवर R1 माइनस 1 आवर R2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बाकी वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड सो ऑन, और फाइनल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम पॉइंट n-1 to n। तो स्टूडेंट्स अब हमें बाकी वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये सारा प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे सिमिलरली का वर्ड और देन हम क्या रिप्लेस करेंगे। अगर हम 1 से 2 का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं G इज कांस्टेंट, कैपिटल M इज आल्सो कांस्टेंट एंड स्मॉल m इज आल्सो कांस्टेंट। तो इट मींस दैट कि अगर हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 तो हम यहां पर R1 लिखेंगे और R2 लिखेंगे, और अगर हम 2 से 3 का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जस्ट हम रिप्लेस करेंगे R1 को R2 के साथ और R2 को रिप्लेस करेंगे R3 के साथ। और इसी तरह अगर हम 3 से 4 का वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर R1 की जगह R3 आएगा और R2 की जगह R4 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम रिमेनिंग वर्क डन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जो कि किसके इक्वल है -GMM इंटू 1 आवर R1 माइनस 1 आवर R2। अब हम बाकी रिमेनिंग स्टेप्स का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए हम लिखेंगे सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम स्टेप 2 to स्टेप 3 will be equal to -GMM
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 के वर्क डन के लिए हम R1 को रिप्लेस करेंगे R2 के साथ और R2 को रिप्लेस करेंगे R3 के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज द वर्क डन फ्रॉम स्टेप 3 टू स्टेप 4, इट विल बी इक्वल टू -GMM इंटू 1/R3 माइनस 1/R4। और स्टूडेंट्स, इसी तरह तमाम इंडिविजुअल वर्क डन को कैलकुलेट करते करते अगर हम लास्ट वर्क डन की बात करें फ्रॉम n-1 टू n, इट विल बी इक्वल टू -GMM इंटू 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। तो स्टूडेंट्स, तमाम इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद अब हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वर्क डन स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा? वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4। और स्टूडेंट्स, इसी तरह लास्ट पर कौन सा वर्क डन आएगा? वर्क डन फ्रॉम n-1 टू n। अब हम स्टूडेंट्स इन इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फर्स्ट वर्क डन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये आप देख सकते हैं, -GMM इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। नाउ स्टूडेंट्स, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन। लेकिन सेकंड वर्क डन क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। तो प्लस माइनस स्टूडेंट्स क्या होता है? माइनस। तो हम लिखेंगे -GMM इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्क डन क्या है? अगेन नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -GMM इंटू 1/R3 माइनस 1/R4 प्लस। और स्टूडेंट्स, इसी तरह इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यूज को पुट करते हुए हम लास्ट वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू -GMM इंटू 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में -GMM हम कॉमन ले सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग -GMM कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/R1, देन माइनस 1/R2, देन प्लस 1/R2। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया है? नेगेटिव साइन। तो आफ्टर टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस 1/R3, देन स्टूडेंट्स प्लस 1/R3, देन स्टूडेंट्स माइनस 1/R4 एंड स्टूडेंट्स लास्ट पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? प्लस 1/Rn माइनस 1 एंड लास्ट पे कौन सी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? माइनस 1/Rn। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं माइनस 1/R2 कैंसिल होगा प्लस 1/R2 से, माइनस 1/R3 कैंसिल होगा प्लस 1/R3 से। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माइनस 1/R4। तो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? प्लस 1/R4। तो ये स्टूडेंट्स उससे कैंसिल होगा। और अगर मैं सेकंड लास्ट वैल्यू की बात करूं विच इज 1/Rn माइनस 1, जो कि पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले कौन सी वैल्यू होगी? माइनस 1/Rn माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स उससे कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू
माइनस जी एम एम इंटू 1 आवर R1 माइनस 1 आवर Rn। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि हमारा फाइनल पॉइंट कहां पर मौजूद है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे इफ Rn अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहां पर Rn डिनोमिनेटर में है, तो स्टूडेंट्स जब हम Rn की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट पर मौजूद है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमारा टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, माइनस जी एम एम आवर R1। नाउ स्टूडेंट्स, ये है R1 के लिए, मींस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, R1। अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात करें, मींस हम R1 नहीं लिखते, R2 नहीं लिखते। अगर हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो यहां पर हम R1 की बजाय क्या लिखेंगे, सिंपल R। और स्टूडेंट्स दिस टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन एट अ पॉइंट R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं, मींस हम R1 कंसीडर नहीं करते, R2 कंसीडर नहीं करते, हम जमीन की सरफेस की बात करते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस स्मॉल r with capital R which is the radius of the earth। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय R के इक्वल। तो स्टूडेंट्स दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं U और R के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करें तो U और R दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करें तो इट मींस दैट कि अगर हम जमीन से जितना ज्यादा फासला तय करेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर तो नेगेटिव साइन मौजूद है। इसका मतलब ये है जैसा कि बुक में लिखा गया है, व्हेन R इंक्रीजेस, मींस अगर हम जमीन के सेंटर से अपना डिस्टेंस ज्यादा करते हैं, U बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, व्हेन R इंक्रीजेस मींस अगर हम जमीन से अपना डिस्टेंस ज्यादा करते हैं, U बिकम्स लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, दूसरे अल्फाज में ये भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट when the value of R increases, then students absolute gravitational potential energy की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज जब डिनोमिनेटर में R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स समझने के लिए मैं आपको कहता हूं कि डिनोमिनेटर में R की वैल्यू है 10 और दूसरे केस में डिनोमिनेटर में R की वैल्यू है 100। बस आपको समझाने के लिए अगर हम न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को कांस्टेंट समझ के इग्नोर करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1/10 किसके इक्वल आएगा, 0.1 के इक्वल। 1/100 किसके इक्वल आएगा, 0.01 के इक्वल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, तो 0.1 वाली वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 0.01। तो इसका मतलब ये है कि अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो फाइनल आंसर तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। लेकिन यहां पर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। इट मींस दैट कि ये वैल्यू होगी -1/10 और ये वैल्यू होगी -1/100। तो ये आंसर आएगा -0.1 और ये आएगा -0.01।
तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है एक्चुअली वो उतनी ही छोटी होगी। इट मीन्स दैट कि -0.1 इज लेस देन -0.01 या फिर -0.01 इज ग्रेटर देन -0.1। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम कह सकते हैं कि व्हेन r इंक्रीजेस फाइनल आंसर बिकम्स लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव का मतलब है वो भी इंक्रीज ही कर रहा है। तो अगर फाइनल आंसर इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स दैट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर इस मार्कर को मैं इस पॉइंट से वर्टिकली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक भेजना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 किलोमीटर की बजाय इसको मैं 10 किलोमीटर की बुलंदी तक फेंकना चाहता हूं तो मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अल्टीमेटली हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस नेगेटिव साइन की बात करते हैं। तो नेगेटिव साइन इस फॉर्मूले में क्या चीज बता रहा है? नेगेटिव साइन मीन्स दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड for mass m is attractive। कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उस मैस को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव किया है। स्टूडेंट्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन किया और फिर इसका एक फॉर्मूला डिराइव किया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।